हेलो एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ इंडियन पार्टनरशिप्स एक्ट सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 17 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम सेक्शन 18 से सेक्शन 30 तक कवर करने जा रहे हैं। एंड दिस इज चैप्टर 4 इन द बेयर एक्ट जिसका नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज़। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप बेयर एक्ट से पढ़ने की आपको आदत पहले से ही है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ आप ये आदत बनाइए क्योंकि ये इसी को आपको लाइफ लॉन्ग पढ़ना है। सेक्शन 18 कहता है कि एक पार्टनर फर्म का एजेंट कहलाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। यहाँ पे बात समझो कि पर्पसेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म मतलब कि अगर नॉन बिजनेस पर्पस की बात हुई, नॉन बिजनेस कुछ अगर एक्टिविटी हुई या कोई ट्रांजैक्शन हुआ या जो फर्म का खुद का ही जो बिज़नेस है वो बिज़नेस वाली चीज़ नहीं हुई, तो उस केस में पार्टनर्स बाकी के एजेंट नहीं होंगे, मतलब कि वो फर्म अप्लाइबल, यू कैन नॉट अकाउंट द फर्म लाइबल। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। एक फर्म है जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेल करती है। अब एक पार्टनर, कोई भी पार्टनर अमंग जितने भी पार्टनर्स होंगे, सप्लायर के पास गया, ऑन क्रेडिट इन्वेंट्री का सामान बल्क में ले आया, लैपटॉप्स, फ्रिजेस, स्मार्ट टीवी, मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग, क्योंकि इन्वेंट्री है, आगे बेचना भी है। अब ये जो एक्टिविटी है, ये जो बिज़नेस हुआ, एक तो पहली बात जो जिस चीज़ का बिज़नेस है फर्म का, वही चीज़ में डीलिंग हुई है, वही ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस वजह से फर्म लाइबल हो जाएगी। अगर कल वो पार्टनर जिसने पूरा डील किया था वो अगर पेमेंट ना दे पाए लेंडर का, या कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, और वो लेंडर क्रेडिटर उस पार्टनर को स्यू करे, तो पार्टनर के साथ साथ वो पूरी फर्म को भी स्यू कर सकता है, बाकी सब पार्टनर्स को भी सेवरली एंड जॉइंटली वो स्यू कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर यही पार्टनर अपना पर्सनल लोन ले लेता फर्म के नाम पे, तो यहाँ पे तो बिजनेस एक्टिविटी से कुछ भी जुड़ी हुई चीज़ नहीं हुई, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो लेके आया नहीं है वो, या वो कोई पार्टनर कोई और ही डील करके आ गया किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ। मतलब कि फर्म इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, वो कुछ लैंड खरीद के आ गया, कोई रियल एस्टेट का बिजनेस कोई डील करके आ गया, तो फर्म लाइबल नहीं होगी क्योंकि ये पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं है। कब हो सकती है? या तो फिर बाकी सब लोग बाद में रेटिफाई कर दें, बाकी बाद में लोग अग्री कर जाएं इस चीज़ के लिए कि चलो वी अग्री टू दिस, वो बात अलग है। बट फॉर ऑल जनरल पर्पसेस ये वाला रूल फॉलो होएगा। बट ये भी देखो, सबसे पहले सबसे फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है कि इसी बात के रिगार्डिंग अगर एक्ट में कहीं पे कोई स्पेशल सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मे बी पार्टनर को वो एजेंट ना बोलें, कोई और रोल दे दें, या पार्टनर को एजेंट फॉर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी रिकॉग्नाइज हो जाए, तो वो सिचुएशन फिर विन करेगी, वो सेक्शन फिर सुपरसीड करेगा ओवर दिस सेक्शन। और ये सेक्शन इस पूरी एक्ट के बाउंड्री में ही रहना है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है तब तक यही सेक्शन अप्लाई होना है कि पार्टनर एजेंट होगा फॉर द बिजनेस पर्पसेस ऑफ द फर्म। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 19। अच्छा, सेक्शन 19 पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करता है, बट एज एन एजेंट, क्योंकि पार्टनर की आप देखो ये पूरा एक्ट तो वैसे भी सब पावर्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ बताता ही है पार्टनर्स की। और सेक्शन 11 में भी पार्टनर्स जो आपस में अग्रीमेंट कर सकते हैं, दे में फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि वो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ उसमें मेंशन करते हैं, तो वो तो उन्होंने इसमें कराई है, एक्सप्रेस भी करा है, इम्प्लाइड भी करा है। 19 में पार्टनर की एज एन एजेंट इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या क्या होंगी या क्या होगी ये बताया गया है। अच्छा, सेक्शन 19 को 22 से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22, अभी हम इसको बाद में देख लेते हैं, लेकिन अभी इसे कंटिन्यू करते हैं। द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज़ डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे, इसे मार्क कर लेना, इन द यूजुअल वे, बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। ओके, इसको कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से समझते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी पार्टनर ने एज एन एजेंट कोई एक्ट करा जिससे कि इन द यूजुअल वे, मतलब बहुत ही यूजुअल नॉर्मल वे में वो एक्ट करा है, जिससे कि वो फर्म के बिजनेस के रिगार्डिंग ही वो एक्ट हुआ है, वो फर्म के बिजनेस के लिए ही हुआ है, ट्रांजैक्शन के लिए ही हुआ है, तो इस एक्शन की वजह से, इस कॉज की वजह से इफ़ेक्ट ये होगा कि फर्म बाइंड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। 22 इसका उल्टा बात करता है। वहाँ पे कॉज ही यही है कि अगर शुरुआत से ही बात यह है कि अगर फर्म को ही बाइंड करना है तो फिर क्या, लेकिन अभी उस पर बाद में आएंगे, इसको समझते हैं। और ये जो पावर यहाँ पे इसको मिलती है सेक्शन 19 से पार्टनर को एज एन एजेंट, इसी पावर का नाम है इम्प्लाइड अथॉरिटी। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सब सेक्शन 2 बोलता है इसमें 8
सिचुएशंस दे रखी हैं जो पार्टनर एज एन एजेंट अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा कोई कस्टम या ट्रेड या फिर कोई यूजेज ना हो ट्रेड का इन प्लेस। पहले से ही उस ट्रेड में, उस बिजनेस टाइप की इंडस्ट्री में ये चले आ रही है, ऐसा कोई कस्टम ट्रेड इन प्लेस है, तभी ये पॉसिबल है। जब तक ऐसा नहीं है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है इम्प्लाइड अथॉरिटी से। कब पॉसिबल होंगी? अगर उसको एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में मेंशन्ड है ये करने का। यहाँ पे एक्सप्रेस अथॉरिटी चाहिए होगी पार्टनर को, इम्प्लाइड से बात नहीं बनेगी। सिचुएशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कि पार्टनर एज एन एजेंट कोई भी डिस्प्यूट अगर फर्म का है आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता। सेकंड, बैंकिंग अकाउंट फर्म का अपने नाम पे नहीं खुलवा सकता। थर्ड, कोई क्लेम है फर्म का, उसको रेलिंक्विश नहीं कर सकता। कोई सूट है फर्म की जो फर्म ने प्रोसीड किसी के अगेंस्ट डाली हुई है, उसे विड्रॉ नहीं कर सकता। फिफ्थ, किसी और ने कोई सूट डाला हुआ है, प्रोसीडिंग डाली हुई है, उसे एडमिट नहीं कर सकता, अपनी लाइबिलिटी एडमिट, वो फर्म की लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता पार्टनर एज एन एजेंट। सिक्स्थ, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता अपने आप से, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता फर्म की अपने आप से, और पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे नहीं कर सकता। सेक्शन 20, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब बाकी सब पार्टनर्स मिलके बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकते हैं इसी इम्प्लाइड अथॉरिटी को, या रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं कि नॉटविथस्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। ओके, सेक्शन 20 में ये तो कह दिया कि बाकी सब पार्टनर सब मिलके कॉन्ट्रैक्ट से, मे बाय अ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या कुछ एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन ये कह तो दिया, इसके बाद भी जो भी एक्शन अगर कोई पार्टनर करता है जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी से के अंडर में आती है, वो ऑटोमेटिकली फर्म को बाइंड कर देगी। मतलब ठीक है आप करते रहो रिस्ट्रिक्शन, लेकिन स्टिल अगर वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में कोई अगर एक्ट आता है तो फर्म बाइंड हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे फिर दो स्पेशल सिचुएशन आ गई, कब कब नहीं होगी, कहाँ पे बाकी फर्म कह सकती है कि हम लाइबल नहीं है। पहला, जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसे इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में पता है, थर्ड पार्टी नोज़ ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन कि इस पर्टिकुलर पार्टनर जो मुझसे डील करने आया है इसको ये कुछ चीज़ों की अथॉरिटी नहीं है, और ये यही अथॉरिटी मेरे साथ यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है और मैं ये जानता भी हूँ। तो अब वो अपने रिस्क पे ये चीज़ ट्रांजैक्शन में अगर वो जा रहा है उस पार्टनर के साथ, तब वो फर्म लाइबल नहीं होगी, क्योंकि फर्म तो कह देगी ना कि आपको तो पहले से पता था, आपने अपने रिस्क पे किया है। अब आपका जो भी अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रिकवरी ऑफ मनी करना है, अब आप खुद अब इस पार्टनर से आप डील करो। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसे पता ही नहीं था, ये जो पार्टनर जिससे वो डील कर रही है वो उसे एज अ पार्टनर जानते ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, उन्हें लगता है ये एम्प्लॉई है या कोई ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है फर्म का, कोई भी हो सकता है, ये पार्टनर नहीं है। मतलब वो जानते ही नहीं है कि पार्टनर उनके सामने आया है और डील कर रहा है। अब उन्हें बाद में पता चलता है और अब वो रेट्रोस्पेक्टिवली आ जाएं बोल के कि नाउ वी गॉट टू नो, बट ट्रांजैक्शन के टाइम पे आप पार्टनर थे, तो आपने अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी से वाला एक्शन करा है, तो अब जो भी ब्रीच हुआ है तो नाउ वी आर होल्डिंग यू अकाउंटेबल। फर्म कह देगी आपको तो पता ही नहीं था, वो पार्टनर भी था, तो बात ही ख़त्म हो गई। क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी, आप क्या बात कर रहे हो, आपको तो पता ही, आपको तो उसका स्टेटस ही नहीं पता था, तो वो चीज़ तो वैसे ही नल एंड वाइड हो गई वहाँ पे। सेक्शन 21, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। अ पार्टनर हैज़ अथॉरिटी in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances, and such acts bind the firm। ठीक है, अब जो भी सब कुछ कह दिया, लेकिन अब जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी ना, जब फर्म को लॉस हो रहा होगा और ऐसी सिचुएशन में पार्टनर ने जो भी एक्ट करा होगा उस इमरजेंसी सिचुएशन में उस फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लॉस अवॉइड करने के लिए, और उसी विस्डम के साथ या उसी तरीके से जैसे कि कोई ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी भी करता, मतलब कोई बहुत अनयूजुअल चीज़ नहीं करी है, सस्पिशियस चीज़ नहीं करी है, वो एक्शन उसका अपीयर ऐसा होना चाहिए कि बहुत नॉर्मल चीज़ थी, ये तो दिस वॉज नॉर्मल टू डू अंडर दो सर्कमस्टांसेस। तो वहाँ पे वो पार्टनर वो सारी एक्ट्स जो भी वो कर सकता है या जो भी उसने करी है उस टाइम पे, वो सब वैलिड हो जाएंगे, वो सब की सब फर्म को बाइंड करेंगी बेसिकली। मतलब फिर आप ये नहीं कह सकते कि तो रिस्ट्रिक्शन में था, ये चीज़ नहीं तुम्हें करनी चाहिए थी, ये तुम्हारी आउटसाइड ऑफ अथॉरिटी से था। सिचुएशन देखो, सिचुएशन में फिर वो सारी एक्ट्स जो भी एक ऑर्डिनरी समझ वाला इंसान भी करता, वो अगर वो कर रहा है
तो वो सब वैलिड हो जाएंगी, वो सब की सब सारी बाइंड को फर्म को बाइंड करेंगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 22 पे, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा था ना अभी सेक्शन 19 समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें फर्म को शुरुआत से ही बाइंड करने का हमारा मोटिव है। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन or executed in the name of the firm or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm। सेक्शन 19 में पढ़ा था कि उसकी वो एक्ट करने की वजह से यूजुअल वे में फर्म बाइंड हो जाती है। यहाँ पे फर्म को अगर बाइंड करना है, पार्टनर को, जो भी पार्टनर ने एक्ट करी है या जो भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि कोई चेक साइन करा है, कोई भी बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा है, उसमें पार्टनर ने या कोई भी और ड्यूली एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट है अगर फर्म का, मानो कोई अकाउंटेंट है, कोई भी एम्प्लॉई है जिसको फर्म से ऑथराइज सिग्नेचर मिला हुआ है, पीओए मिला हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी मिला हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, तो अगर ये इनमें से कोई भी अगर वो एक्शन करता है या वो इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट करता है, तो फर्म के नाम पे, शैल फर्म के नाम पे ही होना है, उसको एग्जीक्यूट होना है, या फिर किसी भी और मैनर में जिससे एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली ये शो, आपका इंटेंशन शो हो जाए कि आप फर्म को बाइंड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ पे आपने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है थर्ड पार्टी से, जो भी आपने डील साइन करी है, वहाँ पे आपने साफ साफ ही लिख दिया है, और आई डू हियर बाय एज ए पार्टनर बाइंग दिस प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ माई फर्म, और अपने फर्म का नाम मेंशन करा है उस बॉडी ऑफ टेक्स्ट में, तो ये तो हो गया प्रॉपर आपने फर्म के नाम पे ही करा है। सेकेंड, अगर आप इम्प्लाई, जैसे कि आपने लिख दिया कि पूरे बॉडी ऑफ टेक्स्ट पे अपने फर्म का नाम नहीं लिया, आपने लिख दिया आई एज अ पार्टनर या आई एम बाइंग दिस पर्टिकुलर थिंग XYZ ऑन फॉर द पर्पसेस ऑफ माई फर्म या ऑन बिहाफ ऑफ माई फर्म, बस फर्म का नाम कहीं नहीं दिया हुआ, बस पार्टनर ने बाद में अपना साइन कर दिया, लेकिन लेटर हेड फर्म के नाम का है, पार्टनर ने जब साइन करा होगा, साइन के नीचे उसका फर्म का नाम आ रहा होगा, तो यहाँ से इम्प्लाई हो गया कि यही वो फर्म है जिसके लिए ये सामान पार्टनर ने खरीदा है या ये ट्रांजैक्शन में वो एंटर करा है, तो इम्प्लाइड तरीके से भी है। सेक्शन 23, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। एन एडमिशन ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज़ मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके, अगर कोई भी पार्टनर कुछ भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन करता है, कुछ भी चीज़ एडमिट कर लेता है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए एविडेंस हो जाएगा, और उसने फर्म के बिहाफ पे वो एविडेंस हो जाएगा बेसिकली। तो किसी भी पार्टनर ने कोई भी चीज़, कोई लाइबिलिटी है उनके ऊपर, या कोई कुछ क्लेम कर रहा है, उसने वो एडमिट कर लिया, या कुछ भी अपनी कोई एक वीक सिचुएशन बता दी या अपनी कोई बात बता दी। अच्छा, सेक्शन 23 में जो ये हमने अभी बात करी है रिप्रेजेंटेशन की, एडमिशन की, ये एडमिशन स्पोकन, वही इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बाय कंडक्ट भी हो सकता है। और जो एडमिशन यहाँ पे इस पार्टनर ने करा है, मे भी कुछ अपने बिजनेस स्टैंडिंग की बात करी हो, कुछ करंट क्लाइंट्स के बारे में बात करी हो, कुछ भी करंट बिजनेस सिनेरियो के बारे में बात करी हो, जो भी एडमिशन वो कर रहे हैं, कुछ स्टेट ऑफ अफेयर्स की, बिजनेस रिलेटेड, और ये भी इतना ज़रूरी है कि वो बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एडमिशन हुआ हो, मतलब कि बिजनेस आवर्स के बाहर ना हुआ हो या बिजनेस सेटिंग के बाहर नहीं है। मतलब अगर बिजनेस में पूरी मीटिंग चल रही है, सब लोग सब स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो कुछ एडमिट कर रहे हैं, मे बी वी आर लूजिंग बिजनेस फ्रॉम दिस क्लाइंट, और वहाँ पे वो फाइनेंशियल्स बता दें, कुछ ऐसी चीज़ वो एडमिट कर रहे हैं अपनी, कि हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैं, हम यहाँ पे वीक हैं, वट एवर, जो भी वो वहाँ पे अपना स्टेटस फाइनेंशियल्स डिस्कस कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन ऑफ बिजनेस अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर यही डिस्कशन किसी अब बिजनेस पार्टी में हो रही है, किसी इनफॉर्मल सेटिंग में हो रही है, तो ये एडमिशन नहीं माना जाएगा, इससे एविडेंस थर्ड पार्टी नहीं ले सकती इस बात को, एविडेंस दे कैन नॉट ट्रीट इट एज एन एविडेंस। ओरली कैसे होगा, जहाँ पे पार्टनर्स खुद ओरली एक एडमिट कर ले कि हाँ वी ओ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू दिस क्लाइंट ऑफ आवर्स और टू दिस लेंडर ऑफ आवर्स। रिटन में हो सकता है, कोई ईमेल में हो सकता है, वो ये चीज़ ईमेल में एडमिट कर लें, और इम्प्लाइड बाय कॉन्टैक्ट से हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ एक्सेप्ट कर लिया पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कराए, तो फिर ये एक्सेप्टेंस बाय इम्प्लाइड कंडक्ट हो गया कि फिर उन्हें ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी एक्सेप्टेड ही हैं। सेक्शन 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर relating to the affairs of the business of the firm
operates as notice to the firm except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of this partner. Okay, इसका मतलब ये है कि जो एक्टिंग पार्टनर है, मतलब ऐसा पार्टनर जो हैबिचुअली जो रेगुलरली फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, वो इनएक्टिव पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर इन प्रॉफिट्स नहीं है, कुछ नहीं, पूरा एक्टिव पार्टनर है जिसे जो पूरा इन्वॉल्व रहता है बिजनेस में। तो अगर ऐसे किसी पार्टनर को कोई थर्ड पार्टी नोटिस भेजती है तो ये पार्टनर, ये जो नोटिस भेजा गया है, ये नोटिस माना जाएगा कि पूरे ही फर्म को नोटिस है ये। बाकी पार्टनर्स नहीं कह सकते कि हमें नोटिस नहीं मिला तो हम लाइबल कैसे हो गए। एक्सेप्ट अगर यही एक्टिंग पार्टनर फ्रॉड कमिट कर दे या इस पार्टनर के कंसेंट से फ्रॉड कमिट होता है, तो अब थर्ड पार्टी अब इस पार्टनर को अगर नोटिस भेजेगी तो ये नोटिस फर्म को नोटिस भेजने के बराबर नहीं होगा। ऑफ कोर्स फिर बाकी लोग, जब ये पार्टनर फ्रॉड कर सकता है तो जब इसको नोटिस आया है तो क्या ये नोटिस आगे सर्कुलेट होने से रोक नहीं देगा? बिल्कुल पॉसिबल है। तो बाकी लोगों को तो नहीं, कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे यहाँ पे वो लोग ये स्टांस, ये लोग ये प्ली नहीं ले सकते कि वी डिड नॉट नो, और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी नहीं कह सकता कि मैंने नोटिस पूरे फर्म को भेजा है। इस सिचुएशन में नोटिस पूरे फर्म को नहीं गई है, बाकियों को आपको अलग से भेजना पड़ेगा। सेक्शन 25, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म। एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली एज अ फर्म एंड सेवरली, मतलब इंडिविजुअली, फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज़ अ पार्टनर। तो जब तक वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, वो पार्टनर एज अ पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टनर कंटिन्यू कर रहा है, तब तक वो सेवरली भी और इंडिविजुअली भी, जॉइंटली भी और इंडिविजुअली भी पार्टनर लाइबल होगा। सेक्शन 26, लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। ओके, ये बोलता है कि जहाँ भी कोई रॉन्गफुल एक्ट कराए पार्टनर ने या कोई ओमिशन कराए, जो एक्ट नहीं करना था वो करा और जो करना चाहिए था लीगली वो नहीं करा, ओमिशन, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस डीलिंग्स में, बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस सेटिंग में, और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, या बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी से अगर उसने रॉन्गफुल एक्ट करी है या ओमिशन करा है, या तो खुद से करा है या बाकी लोगों की या बाकी पार्टनर्स की अथॉरिटी से करा है अगर, तो भी तो जो लॉस या इंजरी अगर होती है थर्ड पार्टी को, तो उस लॉस और इंजरी को के लिए द इंटायर फर्म विल बी लाइबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर। उतना ही बराबरी का लाइबल पूरी फर्म हो जाएगी जितना वो पार्टनर खुद होगा। सेक्शन 27, लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ बाय पार्टनर्स। इसमें 2 सेक्शंस हैं। वेयर अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज एपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज इट। यहाँ पे पार्टनर को थर्ड पार्टी से कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी रिसीव हुई, कुछ भी रिसीव हुआ, जो ऑफकोर्स वो अपनी एपरेंट अथॉरिटी में वो चीज़ वो ले भी सकता था फर्म के नाम पे, बट वो उसे मिस अप्लाई कर दे। सेकेंड, अ फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस receives money or property from third party and the money or property is misapplied by any of the partners while it is in the custody of the firm। पहले सिचुएशन में क्या है, जहाँ पे पार्टनर की कस्टडी में वो जो चीज़ आई है, वो मनी या प्रॉपर्टी, वो उसको मिसअप्लाई कर ले। सेकेंड में फर्म को वो प्रॉपर्टी या मनी रिसीव हुआ है थर्ड पार्टी से, फर्म की कस्टडी में है, तब भी कोई पार्टनर उसको मिसअप्लाई कर ले। मिसअप्लाई कर ले मतलब फर्म के बिजनेस में तो यूज़ उसी चीज़ के लिए तो आया था, अपना पर्सनल के लिए यूज़ कर ले या मिसअप्लाई कर दे बेसिकली, तो फर्म इज़ लाइबल टू मेक गुड द लॉस। यहाँ पे बात देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपरेंट अथॉरिटी, मतलब कि जहाँ पे पार्टनर अपनी एपरेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है, मतलब कि जहाँ पे वो अगर उसकी एपरेंट अथॉरिटी नहीं है तब फर्म लाइबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसी फाउंडेशन लॉ मॉड्यूल में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स ऑफ अ प्लेस फॉर कार पार्किंग। इन्होंने एक फर्म स्टार्ट करी, अपना बिजनेस स्टार्ट करा कार पार्किंग का, कि लोग आएंगे अपनी कार जितनी भी घंटों के लिए पार्क करेंगे एंड दे विल गेट पेड, और इनका है कि भाई उसकी सिक्योरिटी रखना और वहाँ पे उनको स्पेस देना। अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों के अथॉरिटी है कि कोई भी कस्टमर आया उसी गाड़ी को उन्होंने अपने अथॉरिटी में लिया, अपने कस्टडी में लिया, और जिस पर्पस के लिए लिया है वही वो काम करें, पार्किंग ही करना है, और जब वो वापस आएगा तो उन्हें उसकी गाड़ी रिटर्न करनी है। अब यहाँ पे एक पार्टनर के पास एक कस्टडी में कार आई, अब उसने पीछे से वो कार आगे किसी को सेल ऑफ कर दी, तो अब यहाँ पे फर्म लाइबल होगा। वो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे उसने अपनी मिस अप्लाई कर दिया वो प्रॉपर्टी को, और लाइबल क्यों होएगा, क्योंकि उसकी एपरेंट अथॉरिटी है ना पार्टनर की, वो बिल्कुल वो प्रॉपर्टी रिसीव कर सकती थी
इसी बात का बिजनेस था और ये पार्टनर का जो बिजनेस है उसी के रिगार्डिंग उसने वो एक्ट करा है, अब वो मिसअप्लाई कर दे तो पूरी फर्म लाइबल होगी। सेक्शन 28 होल्डिंग आउट, एनी वन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ फर्स्ट और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड। कोई भी जो स्पोकन रिटन या कंडक्ट से, स्पोकन रिटन वर्ड्स या कंडक्ट से खुद को रिप्रेजेंट खुद करे या नोइंगली होने दे, कोई और कर रहा है एंड ही नोस अबाउट इट, वो चाहता भी है कि वैसे रिप्रेजेंट किया जाए उसको। टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म, उसको पार्टनर के तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और अगर ये करने की वजह से अगर कोई थर्ड पार्टी इस बात पे बिलीव कर जाए कि ये एक्चुअल में पार्टनर है और वो फर्म के साथ ट्रांजैक्शन में आ जाए, इस बिलीफ पे क्रेडिट दे दे फर्म को, डील साइन कर ले, जो भी किसी भी बिजनेस डीलिंग में आ जाए बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ कि भाई ये पार्टनर है, और अब कोई इंजरी उसे हो जाती है, बाद में से कोई लॉस सफ़र होता है, तो अब ये जो पार्टनर है जो एक होल्ड आउट कर रहा है खुद को, ये ही कैन नॉट टेक दिस प्ली, ही कैन नॉट टेक दिस स्टैंड कि मैं तो पार्टनर था ही नहीं, क्योंकि मैं ऑन पेपर तो पार्टनर हुई नहीं, आई तो वॉज जस्ट एक्टिंग, आई वॉज जस्ट पुटिंग आउट दिस इम्प्रेशन। कैसे, और ये इंप्रेशन भी कैसे कर रहा था, मे बी जब वो सब बिजनेस डीलिंग होती थी, जिस वक्त सब पार्टनर्स होते थे, ये उनका फ्रेंड हो और ये हमेशा उस टाइप की बिजनेस डीलिंग में हमेशा रहता था क्लाइंट्स के साथ, तो उनको लगता था कि यार ये भी पार्टनर ही होगा, या मे बी ये जो पार्टनर है ये मे बी कोई इसका अपना पार्टनरशिप फॉर्म कोई और भी है, और ये बहुत इज़ अ फेमस पर्सन जिसकी रेपुटेशन के बेसिस पे क्लाइंट्स ने ये डील इनके साथ डील साइन कर ली कि ये शायद यहाँ भी पार्टनर है। तो फॉर किसी भी रीज़न से इस बिलीफ पे अगर उन्होंने साइन कर लिया, यहाँ पे स्टॉपिल एक्ट करेगा कि वो ही कैन नॉट डू सो, और वो ये वाला प्ली नहीं ले सकता। सबसेक्शन 2, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, द continued यूज़ ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ शैल नॉट ऑफ इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए और उसके बाद वही जो नाम है उसमें उसका नाम स्टिल कंटिन्यू हो रहा है, ओल्ड फर्म के नेम से ही बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, नाम चेंज नहीं किया गया है, तो सिर्फ इस वजह से कि जस्ट बिकॉज ओल्ड फर्म नेम चले आ रहा है, तो अब उसकी डेथ के बाद आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या आयर्स को या उसके एस्टेट को लाइबल नहीं कर सकते फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म जो उसके डेथ के बाद हुई है। तो आप नाम कंटिन्यू कर रहे हो वो आपका डिसीजन है, बाकी सर्वाइविंग पार्टनर्स का डिसीजन है कि दे वांट टू कंटिन्यू विद द नेम, बट जस्ट बिकॉज कि नेम कंटिन्यू हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके डेथ के बाद अब जो फर्म तो कंटिन्यू करेगी, फर्म के एक्ट्स तो कंटिन्यू करेंगे, तो अब हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को या उसके एस्टेट को, उसकी प्रॉपर्टी को या उसके आयर्स से हम कुछ उनको लाइबल हम अकाउंट कर सकते हैं आगे जाके, या करवा सकते हैं थर्ड पार्टीज़ को, तो ये चीज़ नहीं है। तो यू आर जस्ट यूजिंग द नेम, ये वाली चीज़ नहीं होगी। मतलब सिर्फ नाम यूज़ होने से, जस्ट बिकॉज ऑफ इट सेल्फ, सिर्फ नाम यूज़ होने से इट लाइबल नहीं हो जाएगा फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डिमाइस ऑफ द पार्टनर। सेक्शन 29 राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। ये सेक्शन बताता है कि जहाँ पे किसी पार्टनर ने अपना राइट अपना इंटरेस्ट इन द फर्म किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, या तो एब्सोल्युटली या ऐसे ही मनाया, गिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, या एज अ मॉर्गेज कि अगर उसने मॉर्गेज की लिया है पार्टनर ने, तो एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल अगर उसने ये अपना ये शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ़र कर दिया, या एज अ सिक्योरिटी ऑन सम लोन, कोई लोन लिया उसने और एज अ सिक्योरिटी उसने अपना ये शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स इंटरेस्ट इन द फर्म रख दिया कि अगर मैं डिफ़ॉल्टर हो जाऊँ, पे ना कर पाऊँ, तो यू कैन रिकवर योर मनी बाय दिस, फ्रॉम दिस। तो ऐसे इस सिचुएशन में जब तक वो पार्टनरशिप कॉन्टिन्यूएशन में है और जब तक वो पार्टनर है, ये जो ट्रांसफरी है इसको सिर्फ ये इंटरेस्ट मिला है, इसे कोई पार्टनरशिप की सीट नहीं मिल गई, इसे कोई पार्टनरशिप का रोल नहीं मिल गया, ये पार्टनर नहीं बना है, इसको बस वो प्रॉफिट्स मिले हैं, उस प्रॉफिट्स का यूज़ करने का राइट मिला है। तो इस वजह से ये जो ट्रांसफरी है ये इस पार्टनरशिप बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर सकता, उसमें हिस्सा नहीं ले सकता, और अकाउंट्स की जो बुक्स हैं उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता, कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। और बाकी सब पार्टनर्स ने जो अग्री करा है कि इसका इतना असर्टेनमेंट हुआ है, इतना प्रॉफिट इसका बना है, तो इसको इतना ही अकाउंट दिया जाएगा, इसी चीज़ का अकाउंट्स दिया जाएगा इसको, तो वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए या ये ट्रांसफरिंग पार्टनर जो है ये अब पार्टनर नहीं है, रिटायर कर चुका है, एक्सपेल हो चुका है, इंसॉल्वेंसी हो गई है, जो भी रीज़न से, तो उस केस में
इस ट्रांसफरिंग पार्टनर का अब जो शेयर था इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, वो भी ये लेने के लिए, ये ट्रांसफरी जो है लेने के लिए एंटाइटल हो जाएगा फ्रॉम अदर पार्टनर्स, कि मुझे भी वही शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द फर्म मिलना चाहिए और मिलेगा जो उस रिटायरिंग पार्टनर का या जो उस आउटगोइंग पार्टनर का है। और यहाँ पे वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जिस दिन से हुई है उस दिन की डेट से लेके अकाउंट्स बिल्कुल एक्सेस कर सकता है, मंगवा सकता है अपना असर्टेनमेंट ऑफ शेयर जानने के लिए, असर्टेनमेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सेक्शन 30, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले ये कहता है कि कोई भी माइनर पार्टनर नहीं हो सकता एज लॉन्ग एज वो मेजर नहीं होता, जब तक कि वो पार्टनर नहीं होएगा, बट ही और शी कैन बी एडमिटेड टू दी बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप बिजनेस के बेनिफिट्स है वो सब वो शेयर कर सकता है, उस पर कन्फर हो सकते हैं। और इसके लिए सब पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नीडेड। सब सेक्शन 2 कहता है कि जो माइनर है इसको शेयर इन दी प्रॉफिट्स भी मिलेगा, इसको शेयर इन दी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म भी मिलेगा, और ये पर्सनली इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को, अकाउंट बुक्स को कॉपी कर सकता है, कभी भी वो उनको चेक कर सकता है। सब सेक्शन 3 कहते हैं कि माइनर का जो शेयर है इन दी प्रॉफिट्स, बस ये ही लाइबल है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, वो पर्सनली लाइबल नहीं है जैसे बाकी पार्टनर्स होते हैं, एक्सेप्ट LLP, जो हम बाद में समझेंगे कि LLP में जहाँ पे पार्टनर्स एक लिमिटेड लाइबिलिटी रख सकते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है उनकी, लेकिन एक नॉर्मल पार्टनरशिप में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो माइनर यहाँ पे उससे प्रोटेक्टेड है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि माइनर मे नॉट स्यू द पार्टनर्स, किन किन बातों के लिए, अगर उसको अकाउंट्स का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, या उसको उसका शेयर इन द प्रॉफिट्स नहीं मिला है, या शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म नहीं मिला है, तो ही मे नॉट स्यू। बट एक कंडीशन है जहाँ पे वो कर सकता है, जहाँ पे माइनर अलग होना चाहता है पार्टनरशिप से और कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं या उसके ये वाले राइट्स उसको नहीं दिए जाते, तब वो सू कर रहा है। और उस केस में अब उसका असर्टेनमेंट कैसे होगा, उसका कितना वो शेयर लेके वापस निकलेगा, वापस कितना उसको मिलेगा, वो इसमें बताया गया है कि उसका वैल्यूएशन, उसकी कैलकुलेशन जहाँ तक पॉसिबल है, एज़ फार एज़ पॉसिबल, सेक्शन 48 में जो मोड ऑफ सेटलमेंट बताया गया है उसको हम आगे देखेंगे। सेक्शन 48 में एक्चुअली जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद कैसे सारा फाइनेंशियल, सारा प्रॉफिट लॉस सब कुछ पार्टनर्स आपस में सेटल करते हैं, सारे लेंडर्स को पहले पे ऑफ करते हैं, फिर बाद में अपने पास कितना बचता है, ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे माइनर जब वो सेपरेट हो रहा है पार्टनरशिप से, तो उसका वो वैल्यूएशन एज़ फार एज़ पॉसिबल सेक्शन 48 के हिसाब से ही होनी है, ये सेक्शन ये कह रहा है। अब इसके नीचे जो प्रोविज़न दिया है उसमें ये बताया है, लेकिन अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है, या तो सब पार्टनर्स मिलकर डिसॉल्व कर रहे हैं, या किसी एक पार्टनर ने डिसॉल्यूशन का नोटिस दिया और अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाती है फर्म, और कोर्ट फिर ये डिक्री देता है कि डिसॉल्यूशन भी हो रही है और सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स भी हो रहा है बिटवीन द पार्टनर्स, तो जिस तरीके से उनका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हो रहा होगा ना बाकी पार्टनर्स का, इस माइनर का भी उस तरीके से हो जाएगा। तो ऊपर बताया कि 48 सेक्शन के हिसाब से होगा इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो, और डिसॉल्यूशन वाले केस में जब बाकियों का होगा तो उस तरीके से इसका भी हो जाएगा। सब सेक्शन 5 ये कहता है कि 2 सिचुएशंस में से कोई भी एक सिचुएशन, जैसे कि या तो माइनर को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये नॉलेज मिल जाए कि ही हैज़ बिन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप, या फिर जिस दिन वो मेजॉरिटी गेन कर ले, मतलब वो 18 ईयर्स का हो जाए, इसमें से जो भी सिचुएशन बाद में आई है उस सिचुएशन के 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना है कि अगर वो इलेक्ट कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है ये पार्टनरशिप, या वो नहीं कर रहा है, उसको ये बताने के लिए पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पब्लिक नोटिस वो नहीं देता है, फेल कर जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पार्टनर मान लिया जाता है। तो मतलब कि अगर इन्फॉर्मेशन पहले मिल गई, नॉलेज पहले मिल गई कि दैट ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, और वो माइनर था, मेजर वो मानो फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स बाद हुआ, अब 6 मंथ्स बाद वो 18 ईयर्स का हुआ, अब उसकी भी 6 मंथ्स तक का टाइम है उसको नोटिस देने के लिए कि वो ये एक्सेप्ट कर रहा है पार्टनरशिप या नहीं कर रहा है। दे देगा, जो भी सिचुएशन होगी ठीक है, पता चल जाएगा, नहीं देगा तो पार्टनर ही मान लिया जाएगा। फिर उसका इंटेंशन क्या था कि मुझे तो नहीं बनना था, दैट विल नॉट मैटर। सेक्शन 6 ये कहता है कि ठीक है, माइनर को बेनिफिट टू दी पार्टनरशिप में वो एडमिट भी हो गया और अब वो मेजर भी हो गया, मेजर होने के 6 मंथ्स भी हो गए, 6 मंथ्स ख़त्म भी हो गए, और उसकी भी किसी फ्यूचर डेट तक उसे नॉलेज नहीं थी कि उसे नॉलेज नहीं थी कि वो एडमिट हो चुका है टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये चीज़ प्रूव करने का बर्डन उस माइनर के ऊपर होगा
क्योंकि अब वो टाइम तो निकल गया ना नोटिस देने का। अब वो ये कह दे कि मुझे तो इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, तो तुम बेनिफिट पे भी तुम एडमिट हो गए, मेजर भी हो गए, और अब तुम इन्फॉर्मेशन वाली बात पे अपना केस रख रहे हो कि मुझे नॉलेज नहीं थी, तो ये अब आप प्रूफ करके दिखाओ। सब सेक्शन 7, वेयर सच पर्सन, अब जब ये माइनर पार्टनर बन चुका है, अब या तो इलेक्ट करके फॉर्मली नोटिस एक्सेप्ट करके दे के कि भाई मैं बन रहा हूँ, या फिर फेल कर गया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पार्टनर मान लिया जाएगा। जैसे भी पार्टनर वो बन गया है अब, तो ये पर्सन माइनर की फर्स्ट जितनी भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ थी एज अ माइनर अप टू दैट डेट जिस दिन वो मेजर बना है, वही आगे भी कंटिन्यू करेंगी एज मेजर। और एक और चीज़ बहुत यहाँ पे समझने वाली है कि जिस दिन वो मेजर बन गया, जिस दिन वो पार्टनर बन गया, उस दिन से वो एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए लाइबल हो जाएगा। और वो सारी एक्ट्स ऑफ द फर्म, ये नहीं कि जिस दिन से पार्टनर बना है, वो सारी एक्ट्स ऑफ द फर्म जिस दिन से वो एडमिट हुआ था, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली। जब तक वो माइनर था तब तक वो पर्सनली लाइबल नहीं था। अगर कुछ भी थर्ड पार्टी सू करती तो बस उसके शेयर तक ही वो अकाउंटेबल होता, वो पर्सनली लाइबल नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो पार्टनर बन गया, अब वो रेट्रोस्पेक्टिवली बिल्कुल उस जिस दिन से वो पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है, मे बी फॉर एग्जाम्पल 4 साल पहले से हो गया है, तो वो उस दिन से लेके जितने भी फर्म के एक्ट्स हुए हैं, जितनी भी फर्म की लाइबिलिटीज़ इनकर हुई हैं, जो भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट्स हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, वो उस स्टेट से वो लाइबल हो जाएगा टू थर्ड पार्टी। लेकिन अभी हम ये आगे देखेंगे, जब हम इनकमिंग ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे सेक्शन 31 में, वहाँ पे हम देखेंगे कि पार्टनर जिस दिन से पार्टनर बना है, जो भी नया पार्टनर आया है, वो उसी दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग वो फर्म के एक्ट्स के लिए लाइबल है। रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, ज्वाइन करने से पहले नहीं है, अनलेस वो अग्री करे, कोई ऐसा अग्रीमेंट है, वो करना चाहे तो कर ले, ठीक है, बट वहाँ पे चॉइस है। पर डिफ़ॉल्ट रूल कहता है कि उस दिन से ही होगा। यहाँ पे वो माइनर जिस दिन से पार्टनर बन गया, अब यहाँ पे उसको पार्टनरशिप का गिफ्ट ये मिला कि उसको रेट्रोस्पेक्टिवली वो लाइबल हो जाएगा पर्सनली। और सेकंड, उसका जो शेयर इन दी प्रॉपर्टी है और जो शेयर इन दी प्रॉफिट्स है, वो भी सेम टू सेम वही रहेगा जो उसका माइनर के टाइम पे था, वो मेजर होकर भी सेम टू सेम वही रहेगा, कुछ उसका शेयर बढ़ या घट नहीं जाएगा। सब सेक्शन 8 पर आ जाते हैं, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। ओके, अब यहाँ पे वही माइनर ने अगर नोटिस दे दिया था कि मैं पार्टनर नहीं बन रहा हूँ, तब उसकी वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ एज अ माइनर उस दिन ख़त्म हो जाएंगी जिस दिन उसने नोटिस दिया, उस दिन तक ही बस कंटिन्यू करेंगी। उसका जो शेयर है प्रॉपर्टी में एंड प्रॉफिट्स में, वो उसी दिन से। और थर्ड चीज़, अब ये माइनर जिसने इलेक्ट कराया कि नॉट टू बिकम अ पार्टनर, अब ये पार्टनर्स को, अदर पार्टनर्स को सू भी कर सकता है, वो सब सेक्शन 4 के हिसाब से जो हमने पहले देखा था, फॉर हिज शेयर। अब आ जाते हैं सब सेक्शन 9 पे, जो ये कहता है कि ये दोनों प्रीसीडिंग सेक्शन, सब सेक्शन 7 एंड सब सेक्शन 8, कि व्हेन पार्टनर माइनर बिकम्स अ पार्टनर एंड वन माइनर डज नॉट बिकम अ पार्टनर, ये जो अभी हमने दोनों बातें पढ़ी, ये दोनों का कोई इफेक्ट नहीं होएगा अगर वो सेक्शन 28 के हिसाब से खुद को होल्ड आउट कर रहा था एज अ पार्टनर। तब सेक्शन 28 में जो पार्टनर की जो लाइबिलिटी है एस्टॉपल लगाने वाली, सेक्शन 7 एंड सब सेक्शन 8 मैटर नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन 28 का होल्डिंग आउट वाला प्रोविजन विल सुपरसीड। सो आई होप आज हमने सब सेक्शंस जो पढ़े हैं वो हमें समझ में आए हैं। कुछ भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकमिंग ऑफ पार्टनर्स, जो है सेक्शन 31 से लेके सेक्शन 38 तक, और अगले कुछ वीडियोस में हम इस एक्ट को पूरा कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।